Dear students, today we are going to discuss the topic why states are important, and it will cover the questions according to the examination point of view. The what are the ends and the functions of the state? Discuss in detail the main three theories about the end of state and what is the social welfare state and what is the Islamic point of view about the social welfare. एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। सबसे पहले हम जो है वो रियासत के बुनियादी मकासद और फिर जो है वो उसकी जिम्मेदारियां, जो काम जो है वो रियासत पर करना लाजिम है, तो उसके बारे में तीन बुनियादी जो है वो मकातब फ़िक्र इल्म सियासियात में मौजूद हैं और तीनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इन तीनों का जो वजूद है वो सोशल वेलफेयर स्टेट के वजूद से पहले है। सबसे पहली जो बुनियादी थ्योरी है जिसको हम आइडियलिज्म या मसालियत पसंदी कहते हैं, आइडियलिज्म के जो पैरोकार हैं उसमें बुनियादी तौर पे यूनानी मुफक्किरीन जिसमें अरिस्टोटल और प्लेटो शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन मुफक्किरीन में हेगल जो है वो सरफहरिस्त हैं। इन मुफक्किरीन का बुनियादी तौर पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि रियासत जो है वो सबसे पहले अहम है और रियासत जो है शहरी जो है वो बाद में है। इनके नज़रिया के मुताबिक शहरियों की ख्वाहिशात को जो है वो रियासत की मकासद पर जो है वो कुर्बान कर देना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो हम हिस्टोरिकल, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में जो है वो चूँकि तब कबायली निज़ाम होता था, बस्तियां छोटी होती थी और इंटरनेशनल रिलेशंस का वजूद भी जो है वो किसी तौर पर इतना अहम नहीं था, तो तब ऐसी सूरत हाल में कबीले और बादशाहतें होती थीं, तो बादशाह जो है वो अपनी शख्सियत को अहम समझता था। यानी ये बुनियादी तौर पर डिक्टेटरशिप या फाशिज्म को जो है वो जन्म देती थी। इसी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए यूरोप में जो है वो इटली में फाशिज्म ने जन्म लिया और इसकी जो बुनियादी क़यादत थी वो मुसोलिनी और उसकी जमात कर रही थी। जर्मनी में उसके पैरेलल जो है वो एक निज़ाम मौजूद था हिटलर की क़यादत में, जिसमें वो हिटलर जो है वो कहता था कि जो स्टेट है वो अहम है और फिर डिक्टेटरशिप जो उसमें वो हमेशा वही कहा जाता है कि जो है वो बादशाह अहम है या हेड ऑफ द स्टेट अहम है और वो जो बोलता है या उसकी जमात जो कहती है वही ठीक है। और इसके नुकसानात ये हुए कि लोगों पर जबर, उनकी मंशा के खिलाफ तमाम जो ख्वाहिशात होती थी अपना लीडरशिप की, वो उन पर जो है वो मुसल्लत कर दी जाती थी। नाजीज़म के नुकसानात हम जानते हैं कि हिटलर ने फिर जो है वो अपने इस नाजीज़म के पस मंज़र में यहूदियों पर जो है वो बेशबहा जुल्म ढाए और उनकी जो है वो नस्ली कत्लेआम किया, जिसको हम जेनोसाइड भी कह सकते हैं। आइडियलिज्म अपने दौर के हवाले से जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि इल्म सियासियात की इब्तदा, तब तो वो ठीक नज़र आता है,
लेकिन जदीद दौर में आइडियलिज्म को फॉलो करना और उसके मुताबिक रियासत को चलाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी बादशाहतें जो हैं वो डे बाय डे जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, या जो दुनिया में बाकी बादशाहतें हैं वो भी जो है वो ख़त्म होने के करीब हैं और मजबूर हैं, क्योंकि ये इंसानी फितरत में शामिल है कि इंसान चाहता है कि कहीं पे भी जो है वो कोई भी मामला हो उसमें उसकी राय को जो है वो बुनियादी अहमियत हासिल हो, चाहे वो उसके घर की सतह पर हो, मोहल्ले की सतह पर हो, बस्ती की सतह पर हो, या फिर उसके टाउन या शहर की सतह पर हो। फिर इसी तरह जो है वो मजमूई तौर पर उन सारे मामलात में जो रियासत जो है अपने शहरियों के बारे में चाहती है उसमें अपनी राय का इजहार ज़रूरी समझता है। तो ये थी मसालियत पसंदों का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू कि रियासत का मकसद क्या होता है। वो इसके बारे में जो है वो उनका एक मशहूर जुमला था कि स्टेट अपने आप में एक जो है वो एक मकसद है, यानी स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ या इटसेल्फ, कि रियासत जो है वो अपने आप में जो है वो एक मकसद है। ये वो पहली थ्योरी है, पहला नजरिया है जो रियासत के एंड के बारे में है, रियासत का मकसद क्या होना चाहिए। द सेकंड वन थ्योरी अबाउट द एंड ऑफ द स्टेट इन द पॉलिटिकल साइंस इज यूटिलिटेरियन थ्योरी, यानी अफादियत पसंद। यूटिलिटेरियन जो है इसके बानियों में बेंथम शामिल हैं, और बेंथम जो है उनके बाद ऑस्टन और जेम्स मिल ने भी उनकी तारीफ की है। अफादियत पसंदों के नज़दीक जो बुनियादी स्टेट का मकसद है दैट इज द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन वो इसमें ये कहते हैं कि इसमें रियासत अहम नहीं है, शहरी जो है वो अहम है, शहरियों की राय को जो है वो फौकियत दी जाएगी, शहरियों की ख्वाहिशात की तकमील जो है वो जितनी भी जो है वो भरपूर तरीके से रियासत कर सकेगी, यही रियासत का जो है वो मकसद है, ना कि रियासत का वो मकसद जो इससे पहले थे वो आइडियलिस्ट कहते थे कि रियासत का जो मकसद है वो यह है कि शहरियों के हकूक को जो है वो कुर्बान करके रियासत जो है उसको मजबूत किया जाए। इनके नज़दीक, अफादियत पसंदों के नज़दीक, रियासत जो है वो उसी सूरत में मजबूत हो सकती है जब उसके शहरी जो है वो मजबूत होंगे, और शहरियों की पसंद और नापसंद को जब तक मद्देनजर नहीं रखा जाएगा तो रियासत बेहतर तौर पर नहीं चल सकती। गोया कि इसमें शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और बुनियादी हकूक देने की बात की गई है, और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी राय को अहमियत दी गई है, जबकि जो बुनियादी मुफक्किरीन जो हैं इल्म सियासियात में अरस्तु, अफलातून या उनके फॉलोअर में हेगल, उनका नज़रिया और इनका नज़रिया एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में हुआ यूं कि यूरोप में जब सनती और मुआशी तरक्की हुई और माशी तरक्की और सनती तरक्की के नतीजे में बेशबहा पैसा आया, तो पैसे की उस दौड़ में बुनियादी तौर पे इंसानी ख्वाहिशात की जो तकमील है वो बुनियादी अहमियत हासिल कर गई, और लोगों के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुकून फराहम करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है।
इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, लेकिन अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो रियासत जो है वो अगर सिर्फ शहरियों पे छोड़ दे तो फिर वो मामलात इज्तिमाई तौर पर जो है सर अंजाम नहीं दिए जा सकते। तो बेंथम, ऑस्टन और जेम्स मिल का ये नज़रिया अगरचे बहुत मकबूलियत का हामिल है, ताहम बुनियादी तौर पर असल हकीकत जो है ये बुनियादी जो दोनों थीरीज हैं इनके दरमियान कहीं पर मौजूद है। यानी हम उसमें जो है वो शिद्दत की हद तक ना जाएं, ना पहले नजरिए को जो है वो शिद्दत की हद तक फॉलो किया जा सकता है, ना दूसरे नजरिए को जो है वो शिद्दत की हद तक फॉलो किया जा सकता है, बल्कि अगर इनकी दरमियानी राह जो है वो अपनाई जाए तो बेहतर तरीके पर से जो है वो रियासत के मकासद जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो है वो बुनियादी तौर पर अगर हम इनको यूँ समझ ले कि एक गाड़ी के जो दो पहिए हैं, अवाम और हुक्मरान, तो इसमें जब तक जो है वो बैलेंस नहीं रखा जाएगा तो रियासत जो है या तो शहरी जो है वो बेलगाम हो जाएंगे या हुक्मरान बेलगाम हो जाएंगे और रियासत सही तरीके से ना अपने आप को संभाल सकेगी और ना जो है वो शहरियों का जो है वो। थर्ड थ्योरी अबाउट द एंड ऑफ द स्टेट इज द इंडिविजुअलिज्म, या फिर हम इसे जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लेसी फेयर थ्योरी, लेट द पीपल डू। इंग्लिश में हम इसका जो है वो लेट द पीपल डू, कि जो लोग करना चाहते हैं वो ही उन्हें करना दिया जाए। ये 18वीं सदी में इस थ्योरी का वजूद हुआ और इस थ्योरी के जो मानने वाले हैं उनमें हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सरफहरिस्त थे और फिर जदीद मुईशतदान जिनमें एडम स्मिथ वगैरह शामिल हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उनका जो है वो बुनियादी नुक्ते नज़र है। वो समझते हैं कि एक रियासत का मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि वो लोगों को मामलात में जो है वो किसी किस्म की मदाखलत ना करे। अब जो लेसेस फेयर थ्योरी है इसके मानने वालों ने जो है वो इसके हक में कुछ दलाइल दिए हैं। वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो इखलाक पसंद है, उसकी फितरत में अखलाकियात हैं, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस स्टेट जो है वो उसके अखलाकियात को दुरुस्त करती फिरे, यानी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और हमने देखा है कि जदीद यूरोप में कहीं कहीं जो नज़र आता है कि लोग अखलाकी तौर पर जो है वो बेलगाम नज़र आते हैं 18वीं सदी के बाद, तो इसके पीछे जो है वो इन्हीं मुफक्किरीन की आरा जो है वो शामिल है। बायोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, द हर्बर्ट स्पेंसर believes that self-preservation is the driving force of all actions, while states interference is a conscious effort to block the natural course of events। अब वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर हर चीज़ में जो है वो एक इर्तिका है और वो अपनी रफ्तार और वक़्त के लिहाज से जो है वो होता रहता है। जब रियासत जो है वो किसी भी किस्म की तरक्की या किसी मामले पर
किसी सरगर्मी को जो लोग करना चाहते हैं उसको रोकती है, तो उसके नतीजे में जो है वो तरक्की रुक जाती है, जबकि फितरी तौर पर उसका वाक़ होना उस वक़्त जो है वो ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ जो वो सामने रखते हैं वो उनका है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जो अपने हक में वो ये दलील देते हैं कि बुनियादी तौर पर जो रियासत के अंदर हुक्मरानों का अमल दखल है, उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेटिक रवैये जो है वो जन्म लेते हैं, जिसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी सामने आती है और वो अपनी मनमानियाँ करती हैं। बहुत सी चीज़ें जो है वो सिर्फ फीते की नज़र हो जाती हैं। इसको जो है वो इंग्लिश में रेड टेपिज्म भी कहते हैं। तो एक टेबल से दूसरे टेबल, फिर दूसरे से तीसरे, और इस तरीके से जो है वो वक्त ज़ाया हो जाता है। चौथी चीज़ जो वो अपने हक में कहते हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक आउटपुट। कहते हैं कि चीज़ों का जो मुआशी सरगर्मी है उसके पीछे बुनियादी तौर पर जो है वो तलब और रसद को तय करना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है किसी मुल्क की उसने कैसे चलना है। डिमांड और सप्लाई का जो तवाज़ुन है वो तय करेगा सारे मामलात को। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो मुल्क में बुनियादी तौर पर जो है वो आज़ाद मईशत, फ्री इकॉनमी या फ्री ट्रेड उन पर बेस करेगी, और रियासत जब भी उसमें मुदाखलत करती है तो उसके नतीजे में जो है वो बहुत सारी मुआशी नुकसानात जो हैं वो ताजरों, सनतकारों और किसानों को उठाने पड़ते हैं। ये वो आखिरी दलील है जो इंडिविजुअलिज्म के पैरोकार अपने हक में देते हैं। मगर इन पर जो है वो तनकीद भी की गई है, और तनकीद के हवाले से जो है वो ये कहा जाता है, जो सबसे पहले इस पर तनकीद होती है वो कहते हैं कि ये इन्होंने स्टेट को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, कि स्टेट जो है वो बुनियादी तौर पर हमेशा ही गलत फैसले करती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि इनका जो है वो स्टेट के बारे में इन्होंने एज्यूम कर लिया कि वो करेगी ही गलत, और वो लोगों की जो है वो आज़ादियों को ही जो है वो जब्त करना इसकी जिम्मेदारी है। गोया कि वो एक जो है वो स्कूल टीचर की तरह जो है वो बच्चे की हरकत और सकनात पर जो है वो कदगन ही लगाती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। फिर तीसरी चीज़ जो उन पर जो है वो मज़ीद तनकीद की गई है कि वो ओवर एस्टिमेशन देते हैं इंडिविजुअलिज्म को। वो कहते हैं कि जी फ़र्द जो है वो फ़र्द को बेजा जो है जब दे दी जाएगी अहमियत, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि रियासत में तमाम अफराद और अदारे जो है वो बेलगाम हो जाएंगे और वो कौमी दायरे में काम नहीं कर सकेंगे। चौथी और सबसे अहम चीज़ जो उस पर तनकीद की गई है लेसिस फेयर थ्योरी पे, वो है नॉन इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट रिफ्लेक्ट्स एन अनरियलिस्टिक एटीट्यूड। यानी ये बिल्कुल ही जो है वो एक गैर हकीकी रवैया है कि रियासत जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो कदगन ना लगाए मुआशी एक्टिविटीज़ पर। अगर रियासत जो है वो किसी जगह पर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़ायद जो है उसकी तलब हो जाती है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करे। इसी तरीके से जो है वो अगर किसी जगह पर कोई चीज़ ज़्यादा पैदा हो जाती है तो उसको किसी तरीके से नहीं रोका जाता। रियासत जो है वो उस चीज़ को ज़रूरत से ज़ायद पैदा होने से पहले जो है वो रोक लेती है। गोया को सात बाजारी और अफरात व तफरीत के सारे मामला जो हैं वो रियासत बआसानी जो है वो कवर कर सकती है, जबकि फ़र्द अकेले तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। अगर इस तरीके से इंडिविजुअलिज्म को सामने रखते हुए जो है हर चीज़ को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो उसके नतीजे में जो है वो बेजा मुनाफा, अफरात ज़र
और मुआशी कार्टलाइजेशन जन्म लेगी। जब मुआशी कार्टलाइजेशन जन्म लेगी तो फिर इस तरीके से जो है वो रियासत के जो है वो ज़्यादा लोगों का इस्तेहसाल जो है वो सरमायादार करेगा, ताजर करेगा। तो इस तरीके से ये जो तीसरी थ्योरी है इस पर जो तनकीद है वो बड़े भरपूर अंदाज में। इसके बाद हम अपने आइंदा लेक्चर में जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, द सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट के एंड्स, मकासद और सोशल वेलफेयर स्टेट जो है उसे करना क्या चाहिए, उसका जो है वो जदीद तरीन पहलुओं से तज्जिया करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सोशल वेलफेयर स्टेट को करनी चाहिए और क्या क्या उसके जो है वो मकासद सामने होने चाहिए, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए।